आज कॉर्पोरेट सेक्टर की एक भी प्रॉब्लम पे आप बात करने की कोशिश करो तो तुरंत देश पे आंच आ जाती है। अगर जीडीपी भी अडानी की तरह 200% बढ़ती तो हम विश्व गुरु से ब्रह्मांड गुरु हो जाते। टाटा, रिलायंस, अडानी, कॉर्पोरेट इंडिया टॉप 6 गो लॉन्ग ऑन प्रॉफिट, शॉर्ट ऑन जॉब्स। मतलब टॉप 6 कॉर्पोरेट ग्रुप्स अपने लिए प्रॉफिट खूब कमा रहे हैं लेकिन जॉब्स नहीं दे पा रहे हैं। सो हु आर द रियल वेल्थ क्रिएटर्स ऑफ द कंट्री? रिसेंटली आपने ओला स्कूटर को लेकर कुणाल कामरा और भवेश अग्रवाल के बीच का ड्रामा देखा होगा। कुणाल ने शिकायत की कि भाई आपके स्कूटर में प्रॉब्लम है, थोड़ा देखो। लेकिन अग्रवाल भाई साहब ने अपने प्रोडक्ट की शिकायत सुनने के बजाय कुणाल को फेल्ड कॉमेडियन बता दिया। लोग साइड लेने लगे। ओला इलेक्ट्रिक के कस्टमर्स ने आग में घी की तरह ओला स्कूटर्स के जलते वीडियोस डाल दिए और अगले दिन सुबह ओला के शेयर्स 8.31% गिर गए। इस पूरे मामले में इंटरेस्टिंग ये है कि कुछ लोगों को लगा कि देश के वेल्थ क्रिएटर्स की शिकायत करना ठीक नहीं है। एएनआई के स्मिता प्रकाश ने लिखा, वेल्थ क्रिएटर्स को, जॉब क्रिएटर्स को कॉल आउट करने वाले देश के जयचंद हैं, टर्माइट्स हैं। आज कॉर्पोरेट सेक्टर की एक भी प्रॉब्लम पे आप बात करने की कोशिश करो तो तुरंत देश पे आंच आ जाती है। लोग परेशान हैं, लेकिन किसी भी तरह की आलोचना करना जैसे क्राइम हो गया है। मतलब आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है तो कंप्लेन ना करो, उसमें प्राइड फील करो। दिस सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट इज मेड इन इंडिया। वाह, सीईओ की पूजा करो, एक ना एक दिन प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। अडानी पर जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप लगाए थे तब भी यही सीन था। कंपनी ने 413 पेज का रिस्पॉन्स निकाला और कहा कि ये देश पर हमला है। बतौर कुणाल कामरा कहें तो आप यहाँ कभी स्कूटर, कभी बिजली के बिल की शिकायत कर रहे हो और वहाँ सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं। आज इसी वेल्थ क्रिएटर और जॉब क्रिएटर मिथ को थोड़ा क्रैक करते हैं। ओला इलेक्ट्रिक को ही ले लीजिए। इस कंपनी का रेवेन्यू 5000 करोड़ का है लेकिन कंपनी 1000 करोड़ के लॉस में चल रही है। पिछले साल यहाँ 3733 एम्प्लॉइज थे और इस साल ये 400-500 एम्प्लॉइज को ले ऑफ करने के प्रोसेस में है। कैसे बढ़ाएंगे देश की वेल्थ? देखिए, अडानी के बढ़ने से देश की जीडीपी नहीं बढ़ती। अगर जीडीपी भी अडानी की तरह 200% बढ़ती तो हम विश्व गुरु से ब्रह्मांड गुरु हो जाते। चलिए एक गैस कीजिए, देश में सबसे ज्यादा जॉब्स कौन देता है? शायद आपका गैस सही निकलेगा। देश में सबसे ज्यादा नौकरियां देती है हमारी आर्म्ड फोर्सेस। सभी तरह की आर्म्ड फोर्सेस को मिलाकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लगभग 29 लाख लोगों को नौकरियां देती है। स्टैटिस्टा के एक रिसर्च के हिसाब से 2022 में तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्प्लॉयर थी। चलिए सेकंड नंबर पे कौन है ये गैस कीजिए। अंबानी? नो। अडानी? नो नो नो। दूसरे नंबर पे है इंडियन रेलवेज। भारतीय रेल लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार देती है। तीसरे नंबर पे है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो 6 लाख नौकरियां देती है। चौथे पे 4 लाख एम्प्लॉइज के साथ है इंडिया पोस्ट और पांचवे पे रिलायंस है जिसके 3.8 लाख एम्प्लॉइज हैं। सॉरी गाइस, अडानी ग्रुप तो टॉप 10 की लिस्ट में कहीं भी नहीं है। अडानी ग्रुप के वेबसाइट के हिसाब से यहाँ 46,000 प्लस लोग काम करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इन्होंने बस 1047 नए लोगों को नौकरी दी। गौतम अडानी की पर्सनल वेल्थ तो 123% एनुअली बढ़ रही है और अडानी ग्रुप पे नौकरियां बस 3% बढ़ रही हैं। अक्सर लोग सोशल मीडिया पे भिड़ जाते हैं कि देश के वेल्थ क्रिएटर्स को कुछ मत बोलो, ये नहीं तो हमें जॉब्स कौन देगा। लेकिन सोचिए, बैंगलोर शहर का पूरा आईटी सेक्टर लगभग 20 लाख नौकरियां देता है जबकि देश का रेलवेज 12 लाख, आधे से भी ज्यादा। ऊपर से रेलवेज में 3 लाख वैकेंसीज तो नहीं भरी गई हैं। पिछले महीने का फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आर्टिकल देखिए, टाटा, रिलायंस, अडानी, कॉर्पोरेट इंडिया टॉप 6 गो लॉन्ग ऑन प्रॉफिट, शॉर्ट ऑन जॉब्स। मतलब टॉप 6 कॉर्पोरेट ग्रुप्स अपने लिए प्रॉफिट खूब कमा रहे हैं लेकिन जॉब्स नहीं दे पा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में तो टॉप 6 ग्रुप्स के रेवेन्यू 7.3% बढ़े, इनके प्रॉफिट्स 22.3% बढ़े और मार्केट कैपिटलाइजेशन तो 43.8% बढ़ा है। लेकिन जॉब्स -0.2% माइनस। इन टॉप 6 ग्रुप्स के 69 लिस्टेड कंपनीज हैं जिनमें फाइनेंशियल ईयर 23 में 1.74 मिलियन लोग एम्प्लॉयड थे लेकिन 2024 में जॉब्स घटकर 1.73 मिलियन हो गए। मतलब देश की टॉप कंपनियां वेल्थ क्रिएट तो कर रही हैं पर किसके लिए? डेफिनेटली आपके लिए तो नहीं।
बट टैक्स भी तो देती है ना कंपनियां। ऑफ कोर्स देश के रिसोर्सेज से इतना रेवेन्यू जनरेट किया है, प्रॉफिट कमाया है, तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। ये रही पिछले साल के हाईएस्ट कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स की लिस्ट। सॉरी, अडानी भाई तो इसमें भी नहीं है। रिलायंस इज ऑन द टॉप, इन्होंने 20,700 करोड़ का टैक्स दिया। नंबर 2 है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 17,600 करोड़ का टैक्स दिया। फिर HDFC बैंक ने 15,300 करोड़ का टैक्स दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि इतना टैक्स देने के बावजूद कॉर्पोरेट इंडिया से आगे मिडिल क्लास निकल गई। जी, अमृतकाल में पहली बार ऐसा हुआ कि कंपनियों से ज्यादा टैक्स आम लोग दे रहे हैं। ये सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट्स देखिए। 2023-24 में कॉर्पोरेट टैक्स से सरकार ने कमाया 9,22,000 करोड़, जबकि इनकम टैक्स से कमाया 10,22,000 करोड़। सरकार ने 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया था। उसके बाद अनुमान है कि इससे सरकार को हर साल 1.44 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। सरकार टैक्स में भारी छूट दे रही है, जमीन दे रही है, लेबर लॉज में छूट दे रही है, फिर भी कहां है कॉर्पोरेट सेक्टर्स के जॉब्स? उल्टा लेऑफ्स का दौर चल रहा है। इस साल अब तक 1,30,000 से ज्यादा IT एम्प्लॉयज की नौकरी जा चुकी है और जो एम्प्लॉयड है उन पर भारी दबाव है। पिछले ही एपिसोड में हमने ओवरवर्क कल्चर की बात करी। जब नए लोगों की भर्ती नहीं करेंगे तो एक आदमी से 5 का काम लेना ही पड़ेगा ना। परमानेंट जॉब्स देने के बजाय अपने खर्चे कम करने के लिए अब कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स पे जा रही हैं। इसमें वो एम्प्लॉयज के बजाय एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करती हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर फिर लोगों को हायर करता है। जब कंपनी को ले ऑफ करना हो तो वो कॉन्ट्रैक्टर का ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देती है। कितने लोगों की जॉब चली जाती है पता ही नहीं चलता। ऐसे टेम्पररी जॉब्स में कोई सिक्योरिटी नहीं होती और कभी भी निकाला जा सकता है। आजकल सुंदर सुंदर शब्दों में इसको कहा जाता है नेचर ऑफ जॉब मार्केट इज चेंजिंग, फ्लेक्सिबल बिजनेस मॉडल। इस आर्टिकल की ही लास्ट लाइन को देखिए। ऑथर का कहना है कि परमानेंट जॉब्स कुड जस्ट बी पासे, मतलब फ्यूचर में परमानेंट जॉब की उम्मीद ही मत कीजिए। यहाँ देश का युवा नौकरी के लिए बेचैन है, तरह तरह की मशक्कत कर रहा है। कभी इजराइल जा रहे हैं तो कभी डोंकी रूट से US जा रहे हैं। हर इलेक्शन में रोजगार का मुद्दा सबसे आगे है, लेकिन रोजगार देने में हमारा प्राइवेट सेक्टर पीछे रह गया है। ये है ऑर्गेनाइज सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर का हाल, जहाँ की नौकरियों का हिसाब है, जिन नौकरियों में कुछ सोशल सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन देश के वर्कफोर्स का 90% आज भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करता है। इकोनॉमिक सर्वे 23-24 के अनुसार एग्रीकल्चर में 45.8 लोग काम कर रहे हैं, तो वहीं मैन्युफैक्चरिंग में 11.4 और कंस्ट्रक्शन में 13%। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर का ख्याल रखा जा रहा है, मुंह मांगे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, वैसे ही क्या एग्रीकल्चर, MSMEs और छोटे बिजनेस के साथ बर्ताव किया जा रहा है? सो हु आर द रियल वेल्थ क्रिएटर्स ऑफ द कंट्री? आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे यहाँ बहुत सी कंपनियां वेल्थ क्रिएट नहीं करती, बल्कि वेल्थ एक्वायर करती हैं। ये एयरपोर्ट्स, कोयले की खदानें, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, जमीन के नीचे से तेल और गैस निकालने के कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये सब देश की वेल्थ नहीं है? इसे ही एक्वायर करके कई बड़े प्राइवेट ग्रुप्स आज प्रॉफिट बना रहे हैं। रेलवेज में लगाया गया 1 रुपया इकोनॉमी में 5 रुपया जनरेट करता है। रेलवेज देश के सबसे गरीब, सबसे रिमोट में रहने वाले लोगों को भी देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ती है। वहीं पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे कि SBI सिर्फ 2,30,000 लोगों को नौकरी ही नहीं देता, वो 40 करोड़ लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाता है। LIC दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो अपना 90% प्रॉफिट अपने पॉलिसी होल्डर्स के साथ शेयर करती है। LIC के 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं और करीब 1 लाख एम्प्लॉइज हैं। देश के बड़े बैंक्स और कॉर्पोरेट्स में भी LIC इन्वेस्टर है। और तो और अडानी ग्रुप में LIC ने 722 बिलियन रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। फिर भी सरकार इतने बड़े पब्लिक सेक्टर को सौतेले बच्चे की तरह ट्रीट करती है। मम्मी देखो, मैं फर्स्ट आया। रिकॉर्ड 411 मिलियन लोगों को जर्नी करा दी मैंने अब तक। हैं? ट्रेन तो तेरी टाइम से चलती नहीं, कराएगा तू सफर। 14,700 करोड़ का रेवेन्यू कमाया जून में। देखो, रहने दे, तंग मत कर। 12 लाख लोगों को नौकरियां देता हूँ, आप मेरी खाली वैकेंसीज भरा दो तो और भी अच्छा करके दिखाऊंगा। तू क्या नौकरियां देगा? किसको चाहिए तेरी नौकरी? अपने छोटे भाई से कुछ सीख। और बेटा, कितना वेल्थ क्रिएट किया बताओ? पूरे 95% मम्मी। गुड, मेरा लाडला बेटा। मुझे कितना मिलेगा?
पहले जंगल खाली कराओ, 4-5 एयरपोर्ट और माइंस दो, फिर सोचूंगा। अरे मेरा सोना बेटा, रुक, अभी सबका अडानिफिकेशन कर देती हूँ। और ये ले, तेरे लिए क्यूट दशहरा गिफ्ट भी है। और मम्मी मेरे लिए? तू क्या अभी तक यहाँ बैठा है, निकल। कोई बात नहीं मम्मी, ये तो प्रॉफिट उठा के विदेश निकल जाएगा, बुढ़ापे में मैं ही कमाऊंगा। शायद हमें अलग सवाल पूछना चाहिए, वेल्थ क्रिएटर के बजाय देश में वेल बीइंग क्रिएटर कौन है? किससे आपको नौकरी की आस है? कौन सस्ते दामों पर आपको अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस देता है? कौन आपकी कंप्लेंट्स को सुनकर उनका निपटारा करता है? कौन सस्ती और अच्छी यात्रा उपलब्ध कराता है? कौन आपके लिए अच्छे हॉस्पिटल्स बना रहा है? किसको आपके बच्चों के एजुकेशन की चिंता है? कौन आपके लिए अच्छे स्कूल और कॉलेज खोल रहा है? कोई नहीं। फिर ऐसे वेल्थ क्रिएटर्स का क्या फायदा जो आपके लिए वेल बीइंग ही ना क्रिएट कर सके। दैट्स ऑल दिस वीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।